खबर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मौजूद है मियां शाहिद साहब, मेरे को होस्ट। कुछ खबरें और फिर आते हैं आज के मौजूआत की तरफ। पीटीआई ने कहा है कि जी 26 नवंबर का मामला हम अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे, क्या वहाँ क्या इनको रेमेडी मिल सकती है और अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके अपने भी बड़े कंट्रोवर्शियल यानी क्रीडेंशियल्स हैं। इस हवाले से बात करेंगे। उधर मरीम नवाज साहबा ने यह कहा है कि हम सियासी गंद साफ़ करने का वक्त आ गया। इसके क्या मानी है और वो क्या कहना चाहते हैं, और साथ ही IMF का प्रोग्राम, इस पर मेशत पे हम बात करेंगे, मुकम्मल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। वो रिव्यू के बाद गए हैं और अभी तक कोई उनका जवाब नहीं है। इस हवाले से हमारे साथ माहिर होंगे शहबाज राना साहब, उनसे हम रहनुमाई लेंगे। ट्रंप ने कहा है कि मैं जो है अगर ये जो होस्टेजेस हैं उन्हें रिलीज़ ना किया गया तो और जहन्नुम बना दूंगा। मतलब उनका ये था, इससे ज़्यादा जहन्नुम गज़ा में आप क्या कर सकते हैं। वियतनाम को भी जहन्नुम बनाया था, अफ़गानिस्तान को भी बनाया था, इराक़ को भी बनाया था, हाथ आपके ही जले थे। और बहरहाल वहाँ पर जो कुर्बानी और जो लोग मारे गए उनका तो हमें बहुत दुख है। मियाँ साहब ये है गुफ्तगू। लेकिन मैं एक तो ये वो कह रहे हैं जी कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, क्या खबरें हैं, क्या कोई रेमेडी है, किसी माहिर से आपकी बात हुई कि क्या हम अपने इंटरनल इश्यूज़ को बाहर लेके जा सकते हैं, क्या इस बारे में आपके पास अपडेट? मियां साहब आप देखिए काजी साहब, मुझे तो ये सिर्फ एक नारा लगता है, लेकिन इसमें हैरत की बात यह है काजी साहब कि ये जो ट्विटर है जो कि बानी पीटीआई का है, ये कहाँ से हैंडल हो रहा है? क्योंकि यहाँ बानी पीटीआई तो जेल में है और जेल में क्या कोई ट्वीट किया जा सकता है? ये ट्वीट तो वैसे भी बड़ा उस पर पाबंदी है, वो खुलता नहीं आजकल। तो लेकिन ये क्या ट्वीट जो है वो कैसे किया जा सकता है? नंबर एक, वो कहाँ से हैंडल हो रहा है? ये मैंने बात की, मैंने ये खोज निकाला तो पता चला कि ट्विटर जो है वो पाकिस्तान से हैंडल नहीं हो रहा, कहीं और से हो रहा है। और जो मामला चल रहे हैं कहीं और से चल रहे हैं, पाकिस्तान से नहीं चल रहे। जो पाकिस्तान से बाहर है काजी साहब, वो असल में मामला ख़राब करने के चक्करों में है, वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। हालांकि वो पाकिस्तानी है, लेकिन वो बाहर जाकर जो जितना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जो प्रोपेगेंडा वहाँ से बाहर से हो रहा है वो गलत है। और वो जिस तरह गलत हरकत हो रही हैं उससे मुल्क को नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में मामला लेके जाएंगे, इस हवाले से तो बानी पीटीआई पहले मजम्मत नहीं करते रहे। आपको काजी साहब को याद है इस हवाले से कि मजम्मत करते रहे हैं बानी पीटीआई के अक़वाम मुत्तहिदा किसी मुल्क में जो खुद मुख्तार मुल्क में मुदाखलत नहीं कर सकता और उसकी मुदाखलत जो है वो किसी भी सूरत में जो काबिल कबूल नहीं है। तो क्या अब अक़वाम मुत्तहिदा में वो ये मामला लेके जाएंगे तो ये मुदाखलत नहीं होगी काजी साहब? अच्छा नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ हमने चार्टर साइन किए हुए हैं, ह्यूमन राइट्स के और दीगर मामलात हैं, और वो एक हद तक इंटरवीन भी करते हैं। और लेकिन जो उन्होंने इजराइल में किया वो आपके सामने है। इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट का जो डिसीजन है जिसमें इश्तिहारी करार दे दिया उन्होंने नेतन्याहू को, वो कहाँ पे खड़ा है भाई। और इधर से आज एक दोबारा से जो एक बड़ी ताकत के आने वाले सदर हैं उन्होंने ये कह दिया। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा वापस आता हूँ। बात यह है कि मैं थोड़ा सा ज़रा बहस को बदलते हुए एक बात गश्त सुन रहा था मैं, फैसल वावडा साहब की और मोहम्मद मुसद्दिक साहब की आपस में जो गुफ्तगू हो रही थी, तो उसमें एक थोड़ी सी चश्मक हुई कि जब उन्होंने कहा जी कि जो हुआ गलत हुआ सही हुआ वो अदालतें बताएंगी, तारीख बताएगी और सबकी नज़र के सामने है। मैं उस पर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता, मगर सवाल एक है कि जहां जो होता है और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में जो होता है, ये हम क्यों इदारों को घसीट लेते हैं बीच में? भाई चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? कल अगर ये आपको अप्रिशिएट, इस पे आपको नोबेल प्राइज मिलना है तो मियां साहब आपको ही मिलेगा, आपको ही शाबाश मिलेगी कि जी बड़ा अच्छा आपने डिफेंड किया। और अगर इसके कोई दूसरी साइड हो, यही बात है काजी साहब, आपने आज सर देखा, आज मरियम साहबा बोली हैं इस पे, आज मरियम साहबा बोली हैं, उससे पहले जो बातें होती रही आपने राना सनाउल्लाह साहब की भी बातें सुनी। असल में हुकूमत जो है ऑनरशिप नहीं ले रही है, इदारों को सामने कर दिया गया है। इदारों की तरफ से बड़ी नाराजगी इस हवाले से पाई जा रही है कि हुकूमत जो काम हुकूमत के हैं, दरअसल ये काम हुकूमत के हैं कि जो सियासी पार्टी से नेगोशिएशन करे, सियासी पार्टी के जो एहतजाज को रोके, सियासी पार्टी के साथ बातचीत करे, जो भी करना है वो हुकूमत जो है वो अपने हाथ में, अपने सर पे, अपने कंधों पे ले। क्यों नहीं ले रही हुकूमत? यही जो है वो सबसे बड़ी शिकायत जो थी वो इदारों को थी, और इस हवाले से बहुत जो है वो लेदे हुई है चंद दिनों में और डांट भी पड़ी है। और इसीलिए आज आपने देखा कि एक CM पंजाब जो हैं उन्होंने आकर जो है वो आज बढ़के लगाई हैं। लेकिन क्या ये बढ़के जो हैं वो बाद में इस तरह की बढ़के जो जिसमें वो कहते हैं ना, मैं मियां साहब इतना कह रहा हूं, मैंने आपसे एक और सवाल करना है, जो है वो मैंने आपसे एक और सवाल करना है। मैं कहता हूं टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी,
सिर्फ झंडा लगा के और जो पर्क्स हैं और जो महल्लात हैं हमारे टैक्सेस पे उसमें नहीं रहना। अंदर बैठ के जो आप काम कर रहे हैं अच्छा या बुरा उसकी जिम्मेदारी भी लें और किसी दूसरे पे ना डालें। कल कोई नहीं कहेगा कि मुझे कोई आके बाहर से कह गया था कि तुम प्रोग्राम में जो है वो गिलास तोड़ दो या इस तरह कर दो, वो कहेंगे भाई आप किधर थे। बाहर आगे बढ़ते हैं, खबरें क्या है आपके पास। क्या ये जो अब थोड़ी सी बात हो रही है और खास तौर पर मैं दोबारा कोट करता हूं फैसल वावड़ा साहब को, वो कह रहे हैं यार बानी पीटीआई तो बड़े अच्छे हैं, उनके नीचे लोग ठीक नहीं है, उनको मरवाना चाहते हैं, हम उनकी जिंदगी बचा दें। इस कहानी के पीछे क्या स्टोरी है ये क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक मखसूस तबका फिक्र को रिप्रेजेंट करते हैं मोहतरम फैसल वावड़ा साहब। तो ये वो जो कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? क्या कोई सॉफ्ट गोशा बता रहे हैं? मगर मैं ये बात कैसे मानूं कि पर्चे तो मजीद हो चुके हैं। जी मियां साहब। देखिए काजी साहब, जो मुज़ाकरात है ना उसके लिए शराइत तय कर ली गई हैं। जो मेरी खबर है वो ये है कि शराइत तय कर ली गई हैं और ये शराइत जो है वो बड़ी सख्त हैं और इसमें मुज़ाकरात जो है वो होंगे ये कि जो पीटीआई जो है वो तमाम तर मुतालबात से दस्तबरदार होगी और बिल्कुल गैर मशरूत तरीके पर जो है वो आके टेबल पे बैठेगी और उसके बाद जो है मुज़ाकरात शुरू होंगे। मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं? मुज़ाकरात में जो शराइत तय की गई हैं वो ये रखा गया है कि पीटीआई जो है वो अंदरूनी और बैरून मुल्क जितने भी रियासत मुखालफ और फ़ौज मुखालफ जो बयानियाँ हैं और जो बयानियाँ बना रहे हैं उसको डिसोन करेगी और ला ताल्लुकी का बाकायदा इजहार करेगी और बाकायदा तौर पर एलानिया तौर पर करेगी और तहरीरन तौर पर भी ये देगी कि जो 9 मई में मुलव्वस लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई की जाए, हम उनको जो है वो ऑन नहीं करते। और ये भी जो है वो कहा गया है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इन तमाम चीज़ों को बाकायदा तौर पर सरेंडर करके सामने आया जाए और उसके बाद बैठकर जो है टेबल पर बात की जाए। बात करने की अच्छा ये मुज़ाकरात होंगे और वो तैयार जो है साहब मुज़ाकरात किससे होंगे? क्या ये मियां शहबाज शरीफ साहब से, रूलिंग कोalition से मुज़ाकरात होंगे? देखिए जी काजी साहब, मुज़ाकरात तो हुकूमत करेगी। वो जो मुज़ाकरात होने हैं वो हुकूमत के फेस से ही होने हैं और हुकूमत से ही मुज़ाकरात होने हैं और मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने ही दावत दी है और दावत देगी। लेकिन उसके हवाले से जो पैगाम पहुंचाया गया है बानी पीटीआई को भी और पीटीआई की क़यादत को भी कि पहले जो है वो मुज़ाकरात से पहले सरेंडर करें और तमाम तर जो मुतालबात हैं उससे दस्तबरदार हो जाएं और उसके बाद टेबल पर बैठें और टेबल पर बैठकर जो है वो बात करें। फिर मुतालबात जो है वो तय किए जाएंगे कि हमने किन शराइत पर, किन अमूर पर और किन जो पॉइंट्स हैं उन पर बात करनी है और फिर उस पर बात होगी। लेकिन इससे वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि जो ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो एंटी स्टेट एक्टर्स हैं, उनको बिल्कुल डिसोन किया जाए और जो 9 मई के में मुलव्वस लोग हैं उनको भी डिसोन किया जाए और जो 26 नवंबर में मुलव्वस जो तशद्दुद में मुलव्वस लोग हैं उनको भी डिसोन किया जाए और उनको जो जियो फेंसिंग हो चुकी है काजी साहब और इस हवाले से बहुत सा काम जो है वो हो चुका है। जितने भी लोग वहाँ पर तशद्दुद में मुलव्वस पाए गए थे उनको एक एक करके जो है वो पकड़ा भी जाएगा और उनको एक एक करके उनके खिलाफ सबूत भी इकट्ठे कर लिए गए हैं और इस दफ़ा रियासत जो है, रियासती अदारे वो पक्का हाथ डालेंगे और पक्के हाथ के लिए तमाम तर मामला जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और उसमें टास्क फोर्स जो है वो भी कायम कर दी गई है। एक सोशल मीडिया एक्ट जो है वो उसमें भी तरमीम की जा रही है जिसमें साइबर एक्ट जो है उसमें तरमीम लाई जा रही है और उसमें जो मुलव्वस होगा उसमें 5 साल सजा या 10 लाख रुपए जुर्माना होंगे या दोनों बेक वक्त भी हो सकते हैं और इस हवाले से कवानीन सख्त किए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो मुज़ाकरात उसी सूरत होंगे जब पीटीआई जो है वो सामने बैठेगी। लेकिन मियां साहब ये तो हम देख चुके हैं ना, बात सुनिए, जो अंदर बानी पीटीआई का रवैया है वो तो बिल्कुल उसमें कोई हमें नहीं नजर आ रही। और जो रिसेंटली गुफ्तगू और जो बैरिस्टर गौहर साहब गए थे उसके बाद जो खान साहब का नुक्ता नजर था उसमें तो सब कुछ हमने करके देख लिया, वो वहीं खड़े हैं। तो इस मतलब थोड़े वालों ना ही समझिए, बिकॉज ये तो देखे ना रिक्वायरमेंट तो ये है कि एक एक कदम कोई पीछे हटे, वो हटने को मेरे ये जरा मैं आपको मरियम साहब का शार्ट सुनवा दूं फिर इस पे कहते हैं कि ये तो हालात खराबी की तरफ हमें खुदा न खास्ता जाते नजर आते हैं। सुनाइएगा। जितना जरूरी गंद और कूड़ा उठाना है पंजाब के गलियों, उससे ज्यादा जरूरी है सियासी गंद है उसको पंजाब से और पाकिस्तान से साफ किया जाए। अब इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? सियासी तो वो खुद सियासतदान हैं और सियासत के बल पर ही मुबैना तौर पर इस वक्त हमारी जो हैं वो सीएम भी हैं मोहतरमा। तो ये तो इधर से तो हमें जो सिग्नल आ रहे हैं वो महाज आराई के हैं, इसमें तो कोई रेप्रोशमा हमें नजर नहीं आता। मियां साहब
देखिए कायद साहब, ये एक तो मैं इस बयान को जो है वो कोई गैर जिम्मेदाराना बयान ही समझता हूँ, क्योंकि इस तरह का बयानात जो हैं वो सियासी पार्टियाँ नहीं दिया करती, लेकिन जो बयानात दिया करती हैं वो उससे पहले दिए जाते हैं। और अभी जहाँ आपने बात की सर कि उसकी जो बानी पीटीआई के रवैये की बात है, तो आज ताज़ा तरीन आपको मैं खबर देता जाऊँ कि आज भी बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी को ऑन किया है, अपनी जो हमशीराएँ हैं उनको जो है वो इग्नोर कर दिया है। और ये उनकी जानिब से कहा गया है कि जो बुशरा बीबी ने किया वो ठीक किया, और जो उनकी बहनों ने किया कह रही हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को मैंने जो हदायत दी थी उन्होंने उस पर मिनोआन अमल किया है। मुझे नहीं पता था संगजानी किधर है, वो तो शहर से दूर था, मुझे तो ये बताया गया था कि शहर के अंदर है, लेकिन बुशरा बीबी को उन्होंने ऑन कर लिया, बाकायदा तौर पे उनको जो है वो उनको ऑनर किया है और उनको कहा है कि जो बुशरा बीबी कह रही हैं, जो बुशरा बीबी कर रही हैं वो ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कायद साहब के तसादम जो है वो उसकी तरफ मामलात जो हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन जो इदारे हैं वो चाहते हैं कि अभी जो 26 नवंबर का मामला हुआ है इसको फौरी तौर पर जो है वो एक टेक्निकल बुनियादों पर और कानूनी तौर पर इसको जो है वो हल किया जाए, और इस हवाले से तमाम तर मामलात जो हैं वो सामने आ चुके हैं। स्टेटमेंट में भी आ गई, जो शाहिद हैं वो डान में स्टेटमेंट भी आ गई, जो अपनी कैजुअल्टीज़ जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं, उनके नंबर भी जो है पीटीआई ने दे दिए, और वो जो टॉल क्लेम्स थे उनसे उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है। अगर आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं एक और बयान आपको सुनवाता हूँ मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का। इनका तो वतीरा ही यही है, इन्होंने एक्सपर्टीज हायर की हुई है, इसके लिए वो नॉन पाकिस्तानी जिनको ये अपने मुल्क में लेकर आए हैं उनको इन्होंने हथियार भी दिए, उनको ये टास्क दिए है कि आपने मुल्क में आग लगानी है, और वो ट्रेन दहशतगर्द हैं। ये खतरनाक लोग हैं, ये दहशतगर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए। जी, ये कौन ट्रेंड लोग हैं? इतनी जिम्मेदार यानी एक शख्सियत कह रही हैं, और वो और फिर ये भी एक अलजली इशारा मिलता है कि शायद खुदा न खास्ता खाकम बदन उनको कोई वहाँ की मकामी सूबाई सरकारी कोई जो है वो सपोर्ट हासिल है। तो ये तो हम बिल्कुल डैगर्स ड्रान हो रहे हैं एक सूबे के साथ, क्योंकि आज पीटीआई की हुकूमत है, कल किसी और की होगी। पख्तून तो हमारे भाई हैं, वो जिसको वोट दें वो उनकी अपनी सवाबदीद, उनका राइट भी है। तो कोई वाया मीडिया मियाँ साहब कोई मुझे कोई जो है ना सेंस प्रिवेल करती नज़र कम ही आ रही है, क्या कहेंगे? सब देखें ये बयान कौन दे रहा है, ये बयान दे रही है सीएम साहबा, पंजाब की सीएम साहबा, जो कि एक वज़ीर आला हैं, जिम्मेदार शख्सियत हैं। क्या ऐसे बयानात जो हैं वो बैरूनी दुनिया जब सुनेगी, क्या कौम मुत्तहिदा में ये बात चली जाए, वो वहाँ पर नोटिस हो जाए, तो वहाँ से ये बात नहीं आ सकती? क्या ऐसी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं वहाँ से जो है वो पाकिस्तान पर सवालिया निशान नहीं उठाए जा सकते? इस तरह की बातें जो हैं वो इन जिम्मेदारान शख्सियात को नहीं करनी चाहिए। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और वो लोग कौन हैं? वो लोग जो हैं वो सारे कैमरे के सामने आए हैं। वो हमने कल जो है वो पूरा उस एरिया में जाकर सर्वे किया है, वहाँ पर जितने भी तहरीक इंसाफ ने भी जो जितनी कहा जा रहा था कि लाशें गिराई गई हैं, ये वो उन्होंने भी डिसोन कर दिया, उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। 12 का वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 12 को भी जो है वो बैठकर जो है बात की जा सकती है, उनको कानूनी तौर पर जो है वो बताया जा सकता है कि 12 नहीं, अगर नहीं है तो सामने लाए जा सकते हैं। अगर है तो फिर पीटीआई भी सामने नहीं ला रही, वो कौन से जनाजे पर कही है कि 12 तो आज ऑन किए, और पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में रिपोर्ट भी हुआ, एफआईआर नहीं कटवाई, कोई इदारों को उन्होंने मूव नहीं किया। अरे भाई चले कुछ नहीं होना, मगर आपके जो ग्रीवेंसेस हैं आपके मुताबिक वो तो रैकेट पे आ जाएं, तो क्या फिर ये बाहर वाले कोई और पार्टी है और अंदर जो लोग हैं वो कोई और पार्टी है? देखें कायद साहब, दोनों तरफ से गैर जिम्मेदाराना काम जो है वो हो रहा है, हुकूमत की जानिब से भी और पीटीआई की जानिब से भी। पीटीआई की क़यादत एक सोबर क़यादत समझी जाती है, जिसमें गौहर अली जैसे लोग मौजूद हैं। लेकिन देखें, आप एक क्विक ब्रेक है, क्लेम तो करती है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मियां साहब मुझे क्विक ब्रेक के लिए कहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अभी हमने मैशत पे बात करनी, IMF का प्रोग्राम, जो असल खेल तो वही है और वही सारे खेल डिसाइड करेगा। एक ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ साफ़ी, तजिया निगार और एंकर जनाब शहबाज राना साहब, अपना शो भी करते हैं और इकॉनमी पे रिपोर्ट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। बस मैं डायरेक्टली आता हूं। आप जानते हैं कि एक रिव्यू के लिए टीम आई थी
हाँ, और पहले ही हमारा ख्याल था डन डील है, फिर बताया गया जी कि हम वापस जा रहे हैं, बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास जाएंगे, वो फैसला करेगा। इसकी कोई तफसील है, इसमें कोई आगे डेवलपमेंट हुई है और या क्या खबरें इस हवाले से? राना साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, 25 सितंबर 2024 को आईएमएफ ने पाकिस्तान का 3 साल का प्रोग्राम अप्रूव किया और इसका जो आईएमएफ के बोर्ड ने शेड्यूल अप्रूव किया था, उसके तहत इसका जो पहला रिव्यू होना था वो होना था फरवरी मार्च 2025 में। लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम अप्रूव हुआ, उसके बाद यहाँ से जो पाकिस्तान से खबरें छपना शुरू हुई कि एफबीआर का टैक्स टारगेट भी मिस हो गया, जो सूबे हैं वो भी उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे और जगहों पे भी मसले आ रहे, तो आईएमएफ ने एक इमरजेंसी जो मिशन था वो पाकिस्तान भेजा। अब ये जो दौरा था ये बड़ा ही अनयूजुअल था और जो बोर्ड का अप्रूवल था उसके ये सिर्फ 1.5 माह बाद आईएमएफ की जो टीम थी वो पाकिस्तान पहुंच गई और अनस्केड्यूल्ड थी। और लाइक अ नॉर्मल रिव्यू उन्होंने तकरीबन हर जो इंपॉर्टेंट एरिया था अंडर द प्रोग्राम, जो तकरीबन 40, उसका उन्होंने पूरा जायजा लिया और कुछ उन्होंने एडिशनल क्वेश्चन भी रेज किए। तो जब इसका ख़त्म हुआ रिव्यू, तो उसके बाद 3-4 बड़े एरियाज जो सामने आए जहाँ पे उन्होंने सवाल उठाए, उसमें एक तो एफबीआर की टैक्स कलेक्शन का मसला था, फिर जो कुछ हमने गैर मुल्की कर्जे लेने उनका मसला, उसके अलावा जो एलएनजी के हवाले से या कैप्टिव पावर प्लांट्स का एक मसला था, वो प्रॉब्लम था। एक और 2 एरियाज जो उन्होंने आइडेंटिफाई, सूबों की तरफ से जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसको आइडेंटिफाई किया। उनकी जो प्रेस स्टेटमेंट आई, उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने ये लिखा कि ये जो हमारा जो रिव्यू हुआ है, रिव्यू का नाम तो नहीं दिया, उन्होंने कहा ये जो हमारा मिशन पाकिस्तान आया था इसकी एक रिपोर्ट हम तैयार करेंगे और वो जो रिपोर्ट है वो मैनेजमेंट के अप्रूवल से, उनकी इजाज़त से आईएमएफ के बोर्ड के पास जाएगी और वो इसके हवाले से फैसला करेगी। अब ये अगेन एक बड़ी ही अनयूजुअल चीज़ थी कि कैसे एक अनस्केड्यूल्ड अनप्लान विजिट पाकिस्तान आया, उसने वो तमाम काम किए जो एक नॉर्मल रिव्यू का होते हैं सिवाय पैसे देने के, और वो वापस जाने से जाकर उन्होंने जो स्टेटमेंट। लेकिन राना साहब, मैं यहाँ पर एक सवाल आपके सामने रखूंगा कि वो मिशन तो आया और उसमें जो है उन्होंने एक एलामिया भी जारी कर दिया और ये बिल्कुल गैर मुतवक्के था, ये तो हो गया। लेकिन अब फरवरी में फिर दोबारा आएंगे और फरवरी में अभी हमें अगली नई किस्त मिलनी है, तो सर शॉर्टफॉल तो 356 अरब रुपए तक पहुँच गया है और अगर ज़र मुबादला के ज़खायर देखें तो 15 अरब डॉलर तक हमने करने हैं उस वक्त तक। ताजर दोस्त से हमें हदफ जो है वो हासिल नहीं हुआ और ज़रूरी टैक्स पर भी कानून साजी अभी तक नहीं हुई। तो क्या होगा आगे, क्या होने वाला है? क्या हमें किस्त मिलेगी, मुश्किलात होंगी या वो इग्नोर कर देंगे सब कुछ? मियां साहब, इस स्टेज के ऊपर कुछ कहना काफ़ी मुश्किल है। अगर तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को मेरिट के ऊपर डील किया तो फिर मिनी बजट लाए बगैर वो आपका जो अगला जो कर्जे का जो अगली इंस्टॉलमेंट है वो आपको नहीं मिलेगी। अगर उन्होंने पाकिस्तान को मेरिट पे डील किया तो सूबों को जो टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के जो कवानीन हैं वो उसी सूरत में बनाने पड़ेंगे और उसी तरह के बनाने पड़ेंगे जिस तरीके का फेडरल जो हमारा इनकम टैक्स का लॉ है, जिसमें इंडिविजुअल के ऊपर इनकम टैक्स रेट जो मैक्सिमम है वो 45% है। अभी चारों सूबों में से सिर्फ पंजाब ने जो है वो अपना कानून पास किया और ये क्या कमाल किया पंजाब ने कि जो कानून पास किया है उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का रेट का जिक्र ही नहीं है। उन्होंने कहा ये जो रेट होगा वो जो भी होगा वो वफाक, उनकी जो सूबाई काबीना है वो एक नोटिफिकेशन के जरिए डिटर्मिन करेगी। अब कहा यह जाता है और दुनिया का कानून भी यही है कि जो टैक्स लगाना, छूट देना, ये अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनका इख्तियार होता है। तो जो गवर्नमेंट है वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, उन्होंने वो इख्तियार पंजाब असम्बली से लेके अपनी काबीना के पास रख लिया। अब वो नोटिफिकेशन करेंगे, हो सकता है उसमें रेट 45 हो सकता है 25 हो, हमें नहीं पता, हो सकता है 45 अभी कर दें फिर खामोशी से उसको 20 कर दें, हमें नहीं पता चलेगा। क्योंकि जब कानून में तब्दीली आएगी तो लॉ में अमेंडमेंट आएगी, वो फिर वो आपको असेंबली से अप्रूव करवानी पड़ेगी। तो अगर ये लॉ में अमेंडमेंट किए बगैर नोटिफिकेशन के जरिए ऊपर नीचे रेट करते रहेंगे तो आईएमएफ के ये रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि वो क्या किस नहीं देंगे, अगर तो मेरिट पे डील किया फिर जो सारे जो खराबियां हैं, जो कमियां पेशियां आ रही हैं उसको ठीक करवाएंगे। अगर उन्होंने कोई सियासी फैसला दिया तो फिर सियासी फैसले में जो होता है ये है, और कहने की तो आईएमएफ आज़ाद है लेकिन उसके ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट का यूएस का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। सियासी फैसला हुआ तो फिर वो आंखें बंद करके आपको अगली किस्त दे। राना साहब, आप कह रहे हैं, आप बात कर रहे हैं मिनी बजट की,
तो मिनी बजट जो है वो आप शॉर्टफॉल बता रहे हैं, ये अल्टीमेटली तो ये प्रेशर, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन होगी आपके ख्याल में मोस्टली, ये जो फंड रेजिंग के पैसे रेज करने के लिए? देखिए सही साहब, इसमें जो मिनी बजट होता था पहले होता था 20, 30, 40 अरब रुपए का, उसको हम मिनी बजट कहते थे। तो अगर शॉर्टफॉल ही 400 अरब का आ जाता है 6 माह में, या 450 अरब का आ जाता है, तो उसको मिनी बजट तो हम नहीं कहेंगे ना। किसी ज़माने में इतना तो पूरे साल में टैक्स लगते थे। तो मैं इसको कहूँगा कि फिर एक नया, अब जो नया बजट आएगा उसकी शेप क्या होगी, उसमें मेजर्स कौन से होंगे। कुछ इकदाम तो इन्होंने जो IMF की रिपोर्ट है वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई उसमें दिए हुए हैं कि अगर टैक्स शॉर्टफॉल आया तो हम ये इकदाम करेंगे। वो कौन से इकदाम हैं? इंपोर्ट के ऊपर जो मशीनरी आ रही है, इंपोर्ट हम करें उसके ऊपर टैक्स, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर टैक्स में रेट में इजाफा, इनकम टैक्स के रेट में इजाफा, जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका जो इनकम टैक्स का रेट है उसमें इजाफा, कुछ एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर रेट में इजाफा। तो इस किस्म की ये चीज़ें इन्होंने इसके अंदर रखी हुई हैं विच आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव, और ये डेफिनेटली इन्फ्लेशनरी जो है वो चीज़ों। लेकिन राणा साहब आपने बात की है कि सियासी फैसला अगर आएगा तो फिर हो सकता है कि वो किस्त मिल जाए उसी तरह, वरना तमाम तरह अहदाफ जो है वो मुकम्मल कराए जाएंगे। तो अगर सियासी फैसला आता है, फर्ज करें, तो अमेरिका की जानिब से कोई डिमांड भी तो हो सकती है सियासी किस्म की। अब मियाँ साहब आपने एक सियासी सवाल एक नॉन सियासी रिपोर्टर से पूछ लिया, अब इसका मुझे क्या पता वो कौन सी डिमांड करेंगे। वैसे राणा और आजकल के माहौल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको कि वो कौन सी डिमांड करेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप पॉलिटिकल इकॉनमी पे प्रोग्राम करते हैं, जितनी पॉलिटिक्स की आपको समझ है वो शायद हमें कम हो, मगर सवाल ये है, मैं एक और सादा सवाल करता हूँ। वैसे तो उम्मीद है ऐसे नहीं होगा और हम चाहेंगे, लेकिन अगर वो इस तरह से डिले करते हैं और प्रोग्राम जारी नहीं करते, खुदा न खास्ता, then what will be the consequences for Pakistani people and for Pakistan's economy? सही साहब, मैं पहले ही रिव्यू पे प्रोग्राम डीरेल होता नहीं देख रहा। उसकी वजह ये नहीं है कि हमारी को कारकर्दगी बहुत अच्छी हो जाएगी, हालांकि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब उनकी ये जेन्युइनली वो बिलीव करते हैं कि प्रोग्राम इंप्लीमेंट होना चाहिए और सही स्पिरिट में होना चाहिए, लेकिन जो सियासी मजबूरियाँ बहुत सारी चीज़ें उनसे नहीं हो करवा रही। बट आई फील कि ये डीरेल पहले रिव्यू पे नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि IMF की अपनी क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक पे आ जाती है। 1 से 4 ग्रेड की नौकरियां खत्म करके तब यही है ना, जो माली हैं, कासिद हैं या छोटे, तो ये कितने पैसे बच पाएंगे इससे, और नीचे जो कुरान मचेगा वो तो मचेगा ही, तो कितने पैसे वो समझते हैं वो बचा सकेंगे इससे? सही साहब, पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है ना, आप कुछ भी कर लें तो कोहराम नहीं मचता, आप कुछ भी कर लें तो कोहराम नहीं मचता, ये माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में। तो ये ग्रेड 1 से 4 वाले बेचारे जो इनकी कौन सुनेगा। सियासी जमातें कंप्रोमाइज़ ज़्यादातर हो चुकी हैं, तमाम की बात नहीं करता, ज़्यादातर कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं। उनके लिए ये छोटे ग्रेड्स के लोगों की कुर्बानी देना कोई बड़ी बात नहीं, उनकी नौकरियों की कुर्बानी देना। और जहाँ पे बात आती है अपने ऊपर तो ये फरमाइएगा कि जो हुकूमत जो है दावा करती है कि कम तरीन सतह पर जो है महंगाई आ चुकी है, लेकिन ग्राउंड पर मैं देखता हूं तो महंगाई जो है वो उसी तरह मौजूद है, उसी तरह शाय खुर्दनोश जो है महंगी हैं, लेकिन हुकूमत दावा कर रही है बार बार कि महंगाई कम हो गई है और कम तरीन सतह पर आ गई है। दूसरी ये फरमाइएगा कि 2025 मार्च तक हमने 15 अरब डॉलर के ज़खायर करने हैं ज़र मुबादला के, ये कैसे होंगे? देखिए महंगाई में आज मैंने स्टोरी में भी एक्सप्लेन किया है, ये जो 5% महंगाई बढ़ने की रफ्तार है, ये बढ़ने की रफ्तार है 5%। जो अभी नंबर आया महंगाई का नवंबर का, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कीमतें अगर 100 रुपया थी वो 95 रुपये हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि 100 रुपया जो कीमत थी वो 5% बढ़ के 105 रुपये हो गई। तो ये बुनियादी चीज़ लोग नहीं समझ पा रहे। कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन जो कीमतें बढ़ने की जो रफ्तार है वो पहले बहुत ज़्यादा थी, 35-40% की रफ्तार से कीमतें बढ़ रही थी। अब वही कीमतें जो बढ़ रही हैं वो बढ़ रही हैं 5%। ये फर्क है इसका। दूसरा सॉरी आपका क्या सवाल था? जी मियां साहब, मैं राणा साहब ये पूछ रहा हूँ कि 15 अरब डॉलर के जो ज़खायर करने हैं हमने मार्च तक, वो किस तरह करेंगे? वो कैसे ठीक जादू की छड़ी है कि 15 अरब डॉलर तक हो जाएंगे? देखिए वो दो काम हो रहे हैं। एक तो हम जो मुख्तलिफ गैर मुल्की कर्जे लेते हैं, वो कर्जे तो हमें इतने ज्यादा नहीं मिल रहे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट से, पाकिस्तानी मार्केट से अब डॉलर खरीद रही है। पिछले माली साल में तकरीबन 6-6.5 अरब डॉलर उन्होंने खरीदा है, वो सिलसिला अभी भी जारी है। जुलाई में उन्होंने तकरीबन 750 मिलियन डॉलर खरीदा है। तो ये जो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं ये मार्केट से डॉलर खरीद के बढ़ रहे हैं,
ये बाहर से नए कालपुर की कर्जे नहीं आ रहे, गुड के बजाय कि आप अपने ऊपर कर्ज बढ़ाएं, अगर मार्केट में डॉलर अवेलेबल है क्योंकि इकोनॉमी चल नहीं रही, इंपोर्ट्स कम है, तो मार्केट में एक डॉलर की अवेलेबिलिटी है। अब हुकूमत के पास दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है कि चूंकि डॉलर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो आप जो इस वक्त तकरीबन 278 रुपए का रेट है, इसको जो इसका असल रेट बनता है 235-240 रुपए फी डॉलर पे ले आए, एक्सचेंज रेट जो है। माफ कीजिएगा, दूसरा इसके जो ऑप्शन है कि डॉलर अवेलेबल है, उसको खरीद लो। तो जब उसका हुकूमत खरीद रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बाकी डॉलर खरीद रही है, तो रेट उन्होंने रखा हुआ है 278 के आसपास। तो वो जो ग्रे से जो डॉलर आ रहे थे, हुंडी से आ रहे थे, वो ग्रे और हुंडी से नहीं आ रहे, वो फॉर्मल चैनल से आ रहे हैं, और हुकूमत वो जो है वो डॉलर खुद खरीद रही है। अच्छा गोया, ये यानी इससे दो बातें मैं आपके सामने एक बड़ा इशू रखने लगा हूं, वो है बिजली का इशू, कि बिजली की कीमतें तो कम नहीं हो रही और बिजली की कीमतें जो हैं उस कम होने का नाम भी नहीं ले रही हैं। दूसरी जानब नीलम झेलम जैसे मंसूबे जो कि 84 अरब रुपए से 500 अरब रुपए तक पहुंच गए और 2 साल से जायद अरसा हो गया है कि 27 करोड़ रुपए का रोजाना का नुकसान हो रहा है, वो बंद है। ऐसे हालात में हम कैसे अपनी मईशत को बेहतर कर लेंगे, और इस तरह के सफ़ेद हाथी जो हमने पालने हैं या इस तरह के दीगर मंसूबे हैं, उनको क्या कट नहीं किया जा सकता? मियां साहब, ये जो नीलम झेलम का मंसूबा है ना, ये परफेक्ट एग्जाम्पल इस चीज़ की है कि जब जिसको काम ना आता हो उसको किसी इदारे का सरबराह बना दो। ये जो मंसूबा है आपको पता ही है, ये इस चेयरमैन का तो नहीं लगाया हुआ, इससे पहले का लगाया हुआ है, लेकिन उस वक्त का भी देख लें, इन चीज़ों के बड़े मसले आते हैं। जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब है उसको किसी वजह से कहा जाता है। और दूसरा इसके अंदर जो एक इशू आ रहा है आपका महंगाई का, बिजली कीमतों के हवाले से, हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है। वो ना नुकसानात कम कर पा रही है, ना लाइन लॉसेस कम कर पा रही है। पिछले साल का जो नुकसान था 591 अरब रुपए का था बिजली चोरी का, लाइन लॉसेस का। इस साल का जो एस्टिमेटेड है, जो तखमीना है, वो 631 अरब रुपए का या 637 अरब रुपए का है। तो वो कम होने के बजाय बढ़ रहा है। जब चोरी बढ़ेगी, लाइन लॉसेस बढ़ेंगे, तो उसको फिर बजाय कि हुकूमत बजट से सब्सिडी दे, वो लोगों को पास ऑन कर देती है, कीमतें बढ़ा देती है। कीमतें बढ़ती हैं तो और ज्यादा चोरी बढ़ती है, तो उनके पास कोई हल नहीं है। नहीं गोया, ये तो फिर यानी गोया ये आप ये भी कह रहे हैं कि ये जो पास ऑन करते हैं बुनियादी तौर पर चोरी की वजह ये है कि जब आप डिस्पोजेबल इनकम आपकी कुछ ना रहे और आपकी रनवे इन्फ्लेशन हो और आप उसी को बढ़ाते चले जाएं, तो फिर चोरी की वजह तो हम खुद हुए। जी सही साहब, दो वजूहत है। एक तो कल्चर नहीं है कुछ जगहों पे पाकिस्तान में बिल्स देने का, हमारे कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, कुछ सिंध के अंदर है। और दूसरा जो वजह है कि अब लोगों में सकत ही नहीं रही कि वो इतने ज्यादा बिजली के बिल्स दे सकें। तो वो जो एक उसका वापडा का तो नहीं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो एक लो ग्रेड का एक ऑफिशियल होता है जो उसके घर पे रीडिंग के लिए आता है, उसको पैसे वैसे खिलाते हैं, कुछ एसडीओ को पैसे खिलाते हैं, तो अपना मामला चला रहे हैं। ये करते जाएंगे, चोरी भी बढ़ती जाएगी और रेट्स भी बढ़ते जाएंगे, कोई हल नहीं है इस चीज का। यानी वही बंदे पकड़े जाते हैं जिन्होंने कहते हैं ना कुछ नहीं किया। बात ये है राना साहब, एक आखिरी सवाल कि पिछले दिनों में हमने देखा कि कुछ मिनिस्ट्री जो थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में लोगों को बोनस दे दिए गए, ऊपर तनख्वाहें ग्रेड 22 उधर रिसेंटली मेरी यादाश्त मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे रही, ऊपर तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और 1 से 4 वालों को जो है हम घर भेज रहे हैं कि भूखे मरो। देखिए, ये तो मैंने पहले गुजारिश की ना, सही साहब, तरजीहात का मसला है। जो हुकूमत पाकिस्तान है वो तकरीबन 8 से 10 गैर आईनी वजारतें चला रही है। वो वजारतें जो उन मामलात में काम कर रही हैं जो सूबाई मामलात हैं, तो वो उनको तो बंद नहीं करना, लेकिन चूंकि IMF को कुछ दिखाना है, दुनिया को कुछ बताना है, तो ग्रेड 1 से लेकर 4 तक की जो पोस्टें हैं वो खत्म हो रही है। तो अगर इन्होंने स्टेप लेना था पहले वजारतें खत्म करते। कुछ ऐसी इतलात है कि शायद 2 वजारतें जो है सैफरॉन की और एक गालबन कोई और वजारत है, उसको ये ख़त्म करना जा रहे हैं, लेकिन जब करेंगे तो तब हम मानेंगे। अभी तक जो इन्होंने किया है वो ग्रेड 1 से 4 की नौकरियां खत्म की। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी कीमती राय से नवाजा। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन, और सिर्फ यही कि जनाब ये बर्फ तो नीचे ही गिरेगी। अलबत्ता मूडी की मैं रिपोर्ट का हवाला देता जाऊँ कि वो ये कहते हैं ये सारी बातें भूल जाएंगी, इकनॉमिक प्रेशर जो है कहीं लोगों को किसी और इंतहाई अमल पर मजबूर ना कर दे, अल्लाह करे ये ऐसा ना हो। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम अपना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हमारा जो रन डाउन था, क्योंकि एक बड़ी अहम खबर आई, वो ये कि कोरिया में उनके जो प्रेसिडेंट हैं यूं सक यो जिनका नाम है, उन्होंने एक एमरजेंसी डिक्लेयर करके मार्शल लॉ
लगा दिया है। ये 2022 में इक़्तिदार में आए थे और उनकी बड़ी थिन मेजॉरिटी थी, 0.7 वोटों से इन्होंने बड़ा नैरोली ये इलेक्शन जीता था। इन पे इल्ज़ामात भी तरह तरह के, ख़ास तौर पर इनकी एहलिया पे इल्ज़ामात इनसाइडर ट्रेडिंग भी करती रही हैं एंड एडमिटेडली उन्होंने कुछ तहफ़ भी, जिस तरह हम नेतान्याहू का देखते हैं, इन्होंने कुछ डियोर के और महंगे तोहफे लिए, जिस पे सदर साहब ने ये खुद कहा, जिन्होंने आज इमरजेंसी लगाई है, कि जी उनको ये कंडक्ट अपना इस तरह नहीं रखना चाहिए था। तो ये हम देखते हैं कि ये भी आपको बताते चलें कि यहाँ पे कई सदूर जो हैं वो जेल टर्म्स भी काट चुके हैं। और ये इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि इवन बड़े बड़े टाइकून जो थे, डाइवो के चीफ जो थे, उन्होंने भी वहाँ 5 साल जेल काटी दूसरे मुल्कों में ठेके खरीदने के हवाले से। तो एक तरफ तो उसकी इकानमी बहुत बड़ी, 1700 बिलियन डॉलर की इकानमी है उनकी, और हम देखते हैं कि बड़ी तरक्की है वहाँ पर। मगर उन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाया? उन्होंने कहा कि ये नॉर्थ कोरिया के जो कम्युनिस्ट हैं वो मेरे मुल्क में घुस आए हैं, उनको निकालने के लिए ज़रूरी है, मगर उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। खुद उनकी अपनी पार्टी में उनसे उनकी मुखालफत हो रही है, और नीचे जो हाउसेज हैं उनमें भी उनकी मेजॉरिटी नहीं है, तो उनको एक टफ अपोजिशन मिलेगी। बहरहाल कानूनी तौर पर तो वो ये कर सकते थे, और ये कह रहे हैं कि टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मगर ये इनडेफिनेटली भी लिंगर ऑन हो सकता है। जी मियां साहब, आप तो चंद दिन पहले वहां से होके आए, तो ये आप क्या करवाए हैं वहां पे? आइंदा लगता है आपको कहीं और ना भेजा जाए। नहीं काजी साहब, ऐसा बात नहीं है। मैं जो गया था वहाँ तो पाकिस्तानी साइंसदान को एक एजाज़ मिला है, बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए कि उनको सदारती अवार्ड मिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जो रिसर्च है उसकी खिदमात के एवज़ में। और उनको वहाँ मैंने देखा है कि जनूबी कोरिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन मैंने जो एक्टिविटी वहाँ देखी, वहाँ पर जो अपोजिशन है वो बड़ी स्ट्रांग है, और अपोजिशन इल्ज़ामात लगा रही थी कि उनके जो सदर हैं वो करप्शन में मुलव्वस हैं, और उनके अहलिया पर भी इल्ज़ामात थे और उनका मुआखज़ा किया जाना था। और उस हवाले से एक्टिविटीज़ मैंने खुद भी देखी हैं सड़कों पर। अभी मेरी बात हुई है वहाँ पर ताज़ा तरीन, और अभी बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो अभी तो पुलिस है, फ़ौज नहीं आई, लेकिन फ़ौज बुलाई जा सकती है, और पुलिस ने जो है वो इंतज़ाम संभाल लिया हुआ है, और लोग जो है वो बड़ी तादाद में बाहर निकल आए हैं। और लोगों का ये कहना है कि शायद जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर हो सकता है हालात बदल जाएं और हालात संगीनी इख्तियार कर जाए, और वहाँ पर फ़ौज भी बुलाई जा सकती है। लेकिन हुकूमत की जानिब से इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जो अपोजिशन है उनके पास जो है वो नॉर्थ कोरिया के नक्शे मिले हैं, और नॉर्थ कोरिया की ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसके साथ उनको साबित होता है कि नॉर्थ कोरिया के साथ वो मिले हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब हकीकत ये बताई जा रही है कि जो सदर हैं उनका मुआखज़ा किया जाना था, और इस हवाले से उनकी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही थीं, और चंद दिन बाद ये लावा उठना था, फटना था, वो आज ही जो है वो लोग सड़कों पर आ गए हैं, और लोग जो हैं वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, नाराबाजी कर रहे हैं। मुझे तो आज अगर मैं वहाँ होता काजी साहब, तो पाकिस्तान जैसे हालात जो 26 नवंबर को यहाँ पर थे, शायद वहाँ को देखने को मिलते। ये कह रहे हैं कि लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। बात जो हुई है वो ये मियां साहब, आप ये कह रहे हैं कि लोग प्रोटेस्ट वहाँ पे बाहर आना, लोग बड़ी तादाद में। जी काजी साहब, मेरी अभी ताज़ा तरीन अभी बात हुई, मैंने वहाँ से पूछा कि क्या फौज आ गई है, मार्शल लॉ लग गया है, क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, और नाराबाजी की जा रही है मौजूदा सदर जो है उनके खिलाफ, और जो अपोजिशन है वो भी बाहर, उनके रहनुमा भी बाहर हैं, उनके कारकुन भी बाहर हैं, और पुलिस ने जो है वो अभी निज़ाम संभाला हुआ है, और पुलिस उनको पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद जो लोग हैं अपोजिशन के लीडर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, और फिर हो सकता है कि आज रात जो है फ़ौज बुला ली जाए, और फ़ौज से जो है वो इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल किए जाएं, क्योंकि अभी तक पुलिस ही है वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज की गई है। और नॉर्थ कोरिया के हवाले से बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की कुछ नॉन स्टेट एक्टर जो है और एंटी स्टेट एक्टर वो वहाँ पर मुलव्वस हैं उस सारे मामले में। काजी साहब, वहाँ पर दो बड़े तबके हैं, एक तबका जो है प्रो नॉर्थ कोरिया है, और दूसरा तबका जो है वो प्रो अमेरिका है। अभी जो जिनकी हुकूमत है वो प्रो अमेरिकन्स हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि नॉर्थ कोरिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, और वहाँ पर तरक्की जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और हर शोबे में टेक्नोलॉजी है जो वो अरूज पर है। उसमें ख़ास तौर पर ज़राअत में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी अपनाई हुई है। इंडस्ट्री देखें तो उसमें, IT देखें तो उसमें, और जो सियोल है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का जो है वो है। आपको पता है कि
आते हैं और वहां पर जो है उन्होंने मैनेज किया हुआ है हर चीज को, लेकिन वहां की अवाम जो है वो बड़ी खुददार अवाम मुझे नजर आई और उनको उनमें असूलों पर बड़ी पक्की अवाम है। यही वजह है कि जब उन्होंने अपने सदर के जो है वो या मौजूदा हुकूमत के ऐसे मामला देखे तो अभी वो सड़कों पर हैं और मुकम्मल तौर पर वहां पर एहतजाज चल रहा है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये इमरजेंसी जो है प्रोलॉन्ग हो और फौज को इंतजाम जो है वो संभालना पड़े और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए अपोजिशन लीडर्स को। मियां साहब, एक तो ये कि साउथ कोरिया को मैं तारीखी तौर पे बताऊं कि मैक्सिमम इसमें डेवलपमेंट जो हुई है ये कोल्ड वार के दौर में हुई है, और चूंकि उस वक्त कोल्ड वार में एक जंग टग ऑफ वार था, तो साउथ अफ्रीका वो मुल्क था कि जिसको मैसिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की अमेरिका ने और मैसिव इसको इन्वेस्टमेंट आई वहाँ से, क्योंकि खौफ उधर से था नॉर्थ कोरिया में, जंग भी वहाँ पे रही, तो एक उस वक्त का ज़माना और था। लेकिन अब मियाँ साहब मैं ये देखता हूँ कि ये जो जवाल है, जवाल सोवियत यूनियन के बाद अब जवाल मगरब नज़र आ रहा है। कल मैं फ्रांस में देख रहा था कि बहुत से 1.5 लाख के करीब जो हैं वो मेहनत कशों को बेरोज़गार किया जा रहा है, और जर्मनी जैसी इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन में है। अमेरिका में सारे के सारे वोट जो पड़े ट्रंप को, वो इस यानी धोखे में पड़े और चकमे में पड़े कि शायद ये कीमतें कम कर देगा, और ये जो लोग हैं वहाँ गुर्बत इसलिए है क्योंकि लोग यहाँ से बाहर से इमिग्रेंट्स गए हुए हैं। तो ये सौदा आजकल ट्रंप हो, इससे पहले हमने बोल्सोनारो देखा ब्राज़ील में, वो हो, या इस तरह की और फिगर मूडी जो तारीख उछाल के जिन लोगों को ऊपर फेंक रही है, वो बुनियादी तौर पर समाजों में यूं लगता है कि बज़ाहिर तरक्की के बावजूद बड़ी हब्स है। और जो एक तकसीम है, उस तकसीम के हवाले से कल भी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि 800 लोग जो हैं अमेरिका में, उनकी जो पर्सनल वेल्थ है वो बॉटम हाफ से ज़्यादा है। तो ये एक वजह है कि भाई ये अब सोच रही है, मगरब की दानिशवर सोच रहे हैं कि यार ये ज़रा इस बुरान को निकालने के लिए कोई सोशल मोबिलिटी हो, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। तो ये मेरे ख्याल में एक के बाद दूसरा मुल्क हमें अब मगरब में भी, इवन तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी, कोरिया के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था, पूरी दुनिया में कार इंडस्ट्री में ये कहाँ खड़ा है। इसके जो ड्रामे हैं वो बिलियन डॉलर कमाते हैं, हमारे बच्चे बड़े देख रहे हैं। और मुझे अभी कंट्रोल रूम बता रहा था कि लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं, क्योंकि कोरिया का जो शोबिज़ है वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मकबूल है। मगर ये एक बात तय है कि ज़माना मुश्किल वक्त में है, समाज दबाव में है, और उस दबाव का जो इजहार है वो टॉप पे पहले होता है। मेरा ख्याल है वक्त हुआ तो आज हमने ये बदला था, और ये एक अहम इस पर भी कल हम आपको फॉलो अप देंगे। फिलहाल इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।